सब्सक्राइब करें दी एस्पिरेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अवनीश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द एस्पिरेंट्स में। ये पॉलिटी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमने जाना था। तो आज इसके आगे की बातचीत करेंगे। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि वो पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, संघीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। हम दो पार्ट में इसको बात करेंगे, संघीय व्यवस्था को और एकात्मक व्यवस्था को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लिखित संविधान होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो फेडरल या यूनिटरी, एकात्मक या संघीय, दोनों ही व्यवस्थाओं को जन्म दे सकता है। लेकिन जो अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमेशा यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक व्यवस्था को ही जन्म देता है। तो इसी बात की पड़ताल करेंगे दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इंडिया अगर फेडरल है तो कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक संघीय व्यवस्था बनाती हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में ये देखेंगे और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि इंडिया को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसे यूनिटरी बनाती हैं, और इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रजिस्टर और पेन उठा लीजिए। चलिए तो फेडरल स्ट्रक्चर या सिस्टम आप कह सकते हैं इसको, ठीक। संघीय व्यवस्था तो संघीय व्यवस्था क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है। तो पहले जानते हैं फेडरल वर्ड के बारे में। तो ये जो फेडरल वर्ड है ये किससे लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है जिसको कहते हैं फोइडस, ठीक। आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, फोइडस। इसका मीनिंग होता है संधि या समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर बात करें संघीय व्यवस्था की, तो अगर आसान भाषा में आपको मैं बताऊं तो संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर दो स्तर की सरकारें होती हैं, दो रूप में सरकारें होती हैं, और कोई भी सरकार जो है एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं होती है। दो स्तर की सरकारें मतलब एक केंद्र स्तर की सरकार होती है और एक राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर की सरकार होती है, ठीक है। और दोनों ही सरकार जो है वो एक दूसरे के बराबर ही होती है, कोई वहां सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे समझिए कि जैसे ये छोटे छोटे यूनिट्स, ठीक, यूनिट्स, अब इनको आप स्टेट 1 कह सकते हैं, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ठीक है। ये यूनिट्स जो है ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक। और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक। एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। तो सरकार कहाँ कहाँ होती है, एक सेंट्रल होती है और एक स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, और यही स्टेट्स जो है मिलकर एक मजबूत फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसके तहत ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कौन सुप्रीम होता है, कोई नहीं। कौन सुप्रीम होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं रिटन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का होना जरूरी है, मस्ट है, एक तरीके से कह लीजिए। क्यों जरूरी है कि यहां पर दो स्तर पे सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है और एक राज्य सरकारें अलग अलग होती हैं। अब इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई अपने आप को बड़ा मानने लगे या फिर किसी की पावर्स को ग्रैब करे, तो वो देखिएगा कौन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही ना। अगर आपके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसी के आधार पे तो तय होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या पावर्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के या इन यूनिट्स के
क्या क्या पावर है, ठीक है। अब अमेरिका जैसे है, तो अमेरिका पूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम है, ठीक है। अमेरिका जो है वहां पर टोटली फेडरल है, ठीक। अमेरिका, तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, ऐसे 50 स्टेट्स हैं। ये 50 स्टेट्स अपने अलग अलग एक सरकार है इनकी स्टेट्स में, और एक वहां पे एक फेडरल गवर्नमेंट भी है जो सेंटर में है, जो सारा चीज गवर्न करती है, ठीक है। ये अपने स्टेट्स जो है वो अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाते हैं, और ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फेडरल सिस्टम में एक अमेरिका हो गया, दूसरा आप मान लीजिए कनाडा का है, कनाडा में भी फेडरल सिस्टम है। तो वहां जो ये यूनिट्स हैं, अमेरिका में हम क्या कह रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने सुना होगा, तो इन यूनिट्स को हम कहते हैं स्टेट्स। वहीं अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा में इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं। याद रखिएगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए। तो कनाडा में इन यूनिट्स को हम प्रोविंस कहते हैं। फिर स्विट्जरलैंड में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, स्विट्जरलैंड में भी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो वहां पर भी ये जो यूनिट्स हैं राज्य स्तर पर, इनको हम कहते हैं कैंटोन, ठीक। तो ये एक बेसिक कह लीजिए परिभाषा हो गई, एक बेसिक वो नॉलेज हो गया कि संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था वो है जहां पर 2 स्तर पे सरकार होती है, एक क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, और इन्हीं राज्य स्तरों से मतलब एक तरीके से मिलकर बनी होती है क्या, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। और इन दोनों में से कोई भी सुपीरियर नहीं होता है, ठीक है। सुपीरियर कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां का सुपीरियर होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां होना जरूरी है। अगर फेडरल सिस्टम है तो वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। ये नोट कर लीजिए आप कि फेडरल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वहां पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये आप प्रॉपर्टीज नोट करते हुए चलिए, जिससे हम अभी जब सिद्ध करेंगे कि भारत जो है, इंडिया, वो कैसे फेडरल है, कैसे संघीय व्यवस्था का पालन करता है, उसमें इन प्रॉपर्टीज के सहारे ही हम उस चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई संघीय व्यवस्था की पहली प्रॉपर्टी की, कि वहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर सेंटर और स्टेट्स, ठीक, ये सेंटर मान लीजिए, ये स्टेट्स हैं, ठीक ठीक। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सेंटर इस बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो संविधान में लिखा है। स्टेट्स उस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उस चीज का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक सीसीटीवी कैमरा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, वो जो देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी सीसीटीवी कैमरे को हम क्या नाम दे सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करेगी, देखेगी कि इन स्टेट और सेंटर में कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है, पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, तो कौन सुलझाएगा इसको, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सुलझाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी कि फेडरल सिस्टम में पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दूसरा हम जानते हैं कि स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स होंगे और एक यूनियन होगा, ये 2 स्तर पर सरकार होगी, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का वो हो गया प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या जाना कि वहां एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो ये देखे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्टेट और सेंटर में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसका सुलझाएगा कौन, उसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वहां की जुडिशरी सुलझाएगी, ठीक है। अब एक बात और होती है कि इसमें यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सुप्रीम होता है, ठीक है। यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, सेंटर की पार्लियामेंट, वो सुप्रीम नहीं होती है। जैसे सेंटर की पार्लियामेंट या स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो स्टेट की विधायिका है, और जो सेंटर की संसद वगैरह मान लीजिए आप, तो वो अगर कोई कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध कर रहा है वो कानून, तो उसको जुडिशरी क्या कर सकती है, बदल भी सकती है, ठीक है, मतलब हटा भी सकती है। यानी कि
कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ही सबसे ऊंचा स्थान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ऊंचा स्थान होता है। तो अब तक हम क्या जान गए संघीय व्यवस्था के बारे में? कि पहला कि वहां दो स्तर पर सरकार होती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। दूसरा हम जाने कि वहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है, होना ही चाहिए। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। इसके बाद हमने जाना कि वहां एक इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे ऊंचा होना चाहिए, इससे ऊपर देश में कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद ये हो गई मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे कि भारत सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में, ठीक, 1994 में एक केस है बोम्मई केस, ठीक, बोम्मई मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है। ठीक है, जब स्टेट और यूनियन में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, ये कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बोम्मई साहब। ठीक है, तो जब विवाद हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल है। ठीक, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। अब फेडरल कैसे है, इसी बात की हम जांच पड़ताल करते हैं आगे इस वीडियो में। आप एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो बात करें इंडिया फेडरल है कि नहीं है, संघीय है कि नहीं है। तो संघीय व्यवस्था की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वहां क्या होना चाहिए? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब होना चाहिए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है कि नहीं, ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया के पास क्या है। इंडिया के पास लगभग सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे पास भाई पहली क्राइटेरिया तो हम पूरी कर रहे हैं, ठीक, कि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और चूंकि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए हम फेडरल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी को पूरी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला कंट्री है, देश है। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का वितरण किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ये फेडरल सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है। अब ये हम चेक करेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। हम जानते हैं किसके बारे में भाई? शेड्यूल 7 के बारे में जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? शेड्यूल 7 क्या है? शेड्यूल 7 ये बताता है, अनुसूची 7 ये बताता है कि 3 लिस्ट है कानून बनाने की। एक है यूनियन लिस्ट, ठीक, जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, जिसपे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। ठीक, एक होता है स्टेट लिस्ट जिस पर क्या राज्य कानून बनाते हैं, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये क्या क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ? क्या शक्तियों का एक तरीके से मतलब एक तरह से स्पष्ट वितरण नहीं हुआ? तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों का स्पष्ट वितरण है तो हम एक फेडरल सिस्टम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये एक संघीय व्यवस्था का ही तो गुण है कि शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा होना चाहिए यूनियन और स्टेट में। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करा है कि यूनियन जो है इतने इतने कानून है, ये सब यूनियन बनाएगी, मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, तो यानी कि हम दूसरी क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक, तीसरी रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी यानी कि कठोर संविधान। अब कठोर संविधान मतलब क्या? मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब अगर लचीला हम संविधान बना दें तो वो क्या बार बार संविधान में संशोधन कर करके क्या वो स्टेट्स की पावर को ले नहीं सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो हमने क्या किया है, कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं। हमारा संविधान कई जगह लचीला भी है लेकिन कई जगह रिजिड है, कठोर है। क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि सेंटर
अपने दम पर ही मतलब स्टेट्स की पावर्स को ग्रैब ना कर सके। तो हमने कुछ अनुच्छेद ऐसे बनाए हैं जिस पर जो है आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, और स्टेट्स की पावर्स जो हैं, स्टेट के जो राइट्स हैं, उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है कि क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं है। तो आप कहेंगे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारे पास हाई कोर्ट है, जो भी हमारा न्यायालय है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्या हाई कोर्ट स्टेट के अंडर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है? बिल्कुल नहीं आएगा भाई। वो स्टेट गवर्नमेंट जो कहेगी वो तो करेगा नहीं, वो तो स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है? बिल्कुल नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास फेडरल सिस्टम का, संघीय व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, सबसे जो कहिए महत्वपूर्ण गुण है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी ही चाहिए, वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब ये तो बात हो गई इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, लेकिन अभी भी बात है अमेंडमेंट की। अब हमने कहा ना रिजिडिटी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कठोर बनाए गए हैं, जिसके तहत जो है सेंटर जो है वो स्टेट्स की पावर को ले नहीं सकता है। तो आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में भी बात करना जरूरी है कि आखिर वो आर्टिकल कौन कौन से हैं और किसमें स्टेट के, अब मान लीजिए स्टेट से ये सारे मिल गए, ठीक है, अब इनकी कोई इंडिपेंडेंट पहचान भी तो होगी। अब सेंटर इनकी पहचान को या इनकी जो वो कहते हैं ना स्वायत्ता को अगर डाइल्यूट कर देगा तो कैसे काम चलेगा। तो इनको रक्षा करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान संशोधन जब होता है तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? संविधान संशोधन होता है वो होता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है उसके तहत हमारे संविधान में संशोधन होता है। लेकिन हमने उसमें कैसे पावर्स दिए हैं सेंटर को? क्या सेंटर जो है अपने स्तर पे ही संशोधित कर सकता है? अगर ऐसे पावर्स दे दें आर्टिकल 368 में तो सेंटर पावरफुल नहीं हो जाएगा? वो अपने मन मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लेगा, स्टेट्स की पावर को ग्रैब कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 368, ठीक, ये क्या है भाई? इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसमें दो पार्ट है, दो एरिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। 5 एरियाज ऐसे हैं, ठीक, 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिन, और बाकी के अलग क्षेत्र, ठीक है, रेस्ट ऑफ, ठीक, 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अगर सेंटर को कोई अमेंडमेंट करना है, ठीक, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, तो 5 एरियाज ऐसे हैं जिनमें पार्लियामेंट, जो सेंटर की पार्लियामेंट है, वहां 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और ध्यान रखिएगा 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और 50% ऑफ स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, 50% जो राज्य हैं वो भी राजी होने चाहिए, तभी अमेंडमेंट हो पाएगा उन 5 एरियाज पर। ठीक है, और बाकी के रेस्ट जो अन्य क्षेत्र हैं जिन पर सेंटर जो है सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से संशोधन कर सकती है। अब वो 5 क्षेत्र कौन से हैं इसको डिटेल में जानना जरूरी। ठीक है, यही वो एरियाज हैं जिनसे, यही वो क्षेत्र हैं जिनसे जो स्टेट की, जो कहते हैं ना कि एक अपनी पहचान बची हुई होती है और सेंटर जो है ज्यादा इंटरफेयर स्टेट्स में नहीं करता है। ठीक, तो वो 5 क्षेत्र कौन से हैं हम जानते हैं। आप रजिस्टर में कॉलम बना लीजिए 5, ठीक, 5 कॉलम आप बना लीजिए। बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1 2 3 4 5 बना लीजिए आप। तो पहला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? आर्टिकल्स को लेके चलते हुए आर्टिकल 54 एंड 55, अनुच्छेद 54 और 55 क्या है भाई? अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति से संबंधित है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नोट करते हुए चलिए,
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है ये 54 एंड 55। तो ये इसमें स्टेट्स की अप्रूवल क्यों चाहिए भाई? इसको चेंज करना है सेंटर को, तो स्टेट्स की अप्रूवल क्यों चाहिए? तो इसमें आप बस अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूं, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो उसमें न सिर्फ सेंटर, स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा और विधान परिषद, वो भी भाग लेती है। इसीलिए अगर सेंटर को इलेक्शन प्रोसेस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी संशोधन करना है तो स्टेट्स की मंजूरी जरूरी है। ठीक है, स्टेट्स का अप्रूवल जरूरी है। ठीक, अगला कौन सा पार्ट आप मान सकते हैं? अगला जो है वो है आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट करते हुए चलिए। आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 ये क्या बोला है भाई? आर्टिकल 73 जो है वो जो संघ की कार्यकारी क्षमता, ठीक है, जो संघ का कार्यकारी क्षेत्र है उसका विस्तार है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। जो सेंटर है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार है। अब इसको मैं समझाता हूं कि जैसे सेंटर को हमने बताया कि यूनियन लिस्ट में जो जो कानून है वो कौन बनाएगा भाई? सेंटर बनाएगा। तो इसमें यही है कि कौन कौन से क्षेत्र में सेंटर जो है वो अपने कानूनों का पालन करवा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, ठीक, तो जो बॉर्डर लगे हैं वहां तो स्टेट आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से और बांग्लादेश से बॉर्डर लगा है, अगर कोई बांग्लादेश से कोई ट्रीटी होती है कि हम आपका कुछ मतलब कुछ लैंड देंगे और कुछ लैंड लेंगे, तो इसमें सेंटर सारा काम करता है। ठीक है, तो वहां पर वो अपना क्या करता है? कानून के पालन का विस्तार करता है। ठीक, तो इसमें भी अगर बदलाव कोई करना है, अगर इसमें बदलाव सिर्फ सेंटर के हाथ में दे दिया जाए तो वो अपने विस्तार को बढ़ा नहीं देगा, वो कानून पालन आपके राज्य में भी कर। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और सेंटर को कोई लगा कि यहाँ पे हमें ये करना चाहिए, तो वो इसमें विस्तार कर देगा और कानून पालन आपके उत्तर प्रदेश में करवा देगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्वायत्ता होगी उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो यही हुआ कि जब इसका हमें विस्तार करना है, ठीक, जब सेंटर को अपने जो कानून के पालन करने का दायरा है, कानून के पालन करवाने का जो दायरा है, अगर वो बढ़ाना है तो किसके अप्रूवल चाहिए? स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 क्या है? आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट्स। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स। अब जैसे हमने बात की कि कौन कौन से क्षेत्र में यूनियन यानी कि सेंटर जो है वो कानून का पालन करवा सकता है, तो वहीं स्टेट्स के लिए भी आर्टिकल दिया हुआ है कि भाई ये क्षेत्र हैं जहां पर स्टेट जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकती है, वहां पर अपने कानून का पालन करवा सकती है। अब कानून पालन करवाने स्टेट्स अगर चाहें, कोई स्टेट चाहे उत्तर प्रदेश के, हम अपने कानून पालन करने का दायरा बढ़वा लें, तो वो अकेले अपने दम पे ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कानून पारित कर दिए तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। वहां पर फिर सेंटर की अप्रूवल और 50% ऑफ स्टेट्स की अप्रूवल भी चाहिए, यानी कि कोई स्टेट जो है अपना जो कार्यपालिका शक्ति है, उसके पावर्स हैं, उसको वो दायरा बढ़ा नहीं सकती है। ठीक है, अब बात आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241। ये क्या है भाई? आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241 है हाई कोर्ट्स इन यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, संघ राज्य क्षेत्र में हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय के प्रावधान किसमें है? 241 में। अब इसमें भी अगर बदलाव करना है किसको? सेंटर को, तो स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई? यूटी में करना है तो स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप, ठीक है,
जो लक्षद्वीप है वो क्या है, यूनियन टेरिटरी। ठीक, यूनियन टेरिटरी होने के बाद इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ से संचालित होता है भाई, ये इनके जो मुद्दे होते हैं इनका हाई कोर्ट कहाँ लगता है, केरला में लगता है। ठीक है, ठीक है, केरला में लगता है मान लीजिए। ठीक, अब होता क्या है कि मान लीजिए केरला में है, अब अगर यूनियन लक्षद्वीप के लिए हाई कोर्ट बनाएगी तो क्या केरल के जुरिस्डिक्शन में नहीं घुसेगी, केरल के हाई कोर्ट का दायरा कम होगा कि नहीं होगा। तो केरल राज्य का जो हाई कोर्ट है या फिर केरल राज्य की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कम तो हो रही है। अगर यूनियन सेंटर जो है वो लक्षद्वीप में हाई कोर्ट बना रही है तो केरल का जो है वो केरल की जुरिस्डिक्शन में घुस रही है। ठीक है, और ऐसा करने से पहले उसे स्टेट का क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यानी कि आर्टिकल 251 जो है, आर्टिकल 241 जो है हाई कोर्ट इंस्टीट्यूटी, उसमें भी क्या करना है, सेंटर को स्टेट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फील्ड की। ये तो हो गया कि वो पांचों फील्ड में ये पहला फील्ड हो गया जिसमें जो है सेंटर को स्टेट की अप्रूवल चाहिए। अब बात करें दूसरे फील्ड की, तो उस दूसरे फील्ड में क्या है भाई, इसको भी नोट करते हुए चलिए। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 क्या है, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 क्या है, देखिए भाग 5 का अध्याय 4। अपने संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। उसी भाग में से 5वें भाग का जो अध्याय 4 है वो किसकी बात करता है, वो यूनियन जुडिशरी की बात करता है, यानी कि संघ न्यायपालिका की। ठीक, यानी कि एक तरीके से आप डायरेक्ट रूप में कहे किसकी बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कोई भी प्रावधान हो, सेंटर अपने स्तर पे अपने अकेले से उसमें बदलाव नहीं कर सकती, उसमें स्टेट्स के अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। वैसे ही चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, ठीक, भाग 6 के अध्याय 5 में क्या कहा गया भाई, राज्य की न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी कानून है, हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी प्रावधान संविधान में जो है उसको अगर बदलना है तो सेंटर को स्टेट्स की अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या है भैया, अगला पॉइंट है चैप्टर 1 अध्याय 1 किसका, पार्ट 11 का, भाग 11 का अध्याय 1 क्या कहता है, ये बताता है विधायी संबंध किसके किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक, स्टेट एंड यूनियन। अब क्या है भैया कि जो विधायी संबंध है, जैसे कुछ कानून होते हैं जिसमें सेंटर जो है वो स्टेट्स के लिए कानून बना सकता है, तो ये क्या दर्शाता है भाई, संबंध है ना इन दोनों में। ठीक है, एक विधायी संबंध है, कानून बनाने को लेकर संबंध है। अगर उस क्राइटेरिया में भी बदलाव चाहिए तो किसकी, स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी, स्टेट्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरा फील्ड कौन सा है भाई, तो तीसरा फील्ड है शेड्यूल 7 की अभी हमने पहले ही बात की थी कि शेड्यूल 7 क्या बात करता है, शेड्यूल 7 3 लिस्ट बनाता है भैया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक, कंकरेंट लिस्ट। अब शेड्यूल 7, अब यूनियन में जो प्रावधान है, मान लीजिए यूनियन लिस्ट में संविधान ने कहा है कि ये एरियाज हैं जिस पर आपको कानून बनाना है, और स्टेट्स लिस्ट में ये कानून है जिस पर आपको ये एरियाज हैं जिस पर स्टेट कानून बना सकता है। अब सेंटर चाहे
तो क्या अगर सेंटर को ये पावर दे दी जाए कि वो अकेले ही शेड्यूल 7 में बदलाव कर सकता है, संशोधन कर सकता है, तो क्या यूनियन ये नहीं करेगा कि स्टेट्स के जितने भी एरियाज मिले हुए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट एरियाज अपने में ले ले, वो कहे कि भैया हम कानून बना देंगे, तुम बस छोटे छोटे मुद्दों पर कानून बनाओ, है शराब बंदी करो, शराब पे कानून बनाओ, यही इन्हीं सब छोटे छोटे मुद्दों पर कह देगा कानून बनाओ। और स्टेट जिन जिन एरियाज में कानून बनाता है उन एरियाज को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकता है, अगर सिर्फ यूनियन के हाथ में पावर छोड़ दी जाए तो। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि शेड्यूल 7 अनुसूची 7 में अगर आपको संशोधन करना है, ठीक है, अनुसूची 7 में अगर आपको संशोधन करना है तो न सिर्फ यूनियन बल्कि स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अब शेड्यूल 7, पहले शेड्यूल जान लीजिए क्या है, छोटा जल्दी से बता दे रहा हूं, बाद में इसको डिस्कस भी करेंगे। शेड्यूल अनुसूची वो होती है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनको विस्तृत तौर पे जैसे कहते हैं ना डिटेल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको डिटेलिंग की आवश्यकता होती है। तो कुछ आर्टिकल्स के लिए जो डिटेल्स दिए हुए हैं वही अनुसूची है। जैसे आर्टिकल 1 क्या है कि राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनका संघ है भारत, उनकी डिटेल किसमें है, आर्टिकल 1 में नहीं है, वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से कहते हैं जो अनुच्छेद जो है उसका जो विस्तार रूप में वर्णन किया जाता है वो अनुसूची में होता है, कुछ अनुच्छेदों का, ठीक है। 12 अनुसूची अभी भी हमारे भारतीय संविधान में है, ठीक है। अगला एरिया कौन सा हो गया भाई, अगला एरिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। अब आपसे मैं सवाल पूछूं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सांसद है भाई, 80 सांसद है। तो क्या है, उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन 80 सांसद कर रहे हैं, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो रहा है। अब इस संख्या को अगर आपको बदलना है, सेंटर को अगर कहना है कि भाई नहीं अब उत्तर प्रदेश से 100 लोग आएंगे, 100 सांसद आएंगे, तो ऐसे वो आप अपने दम पे नहीं कर सकते हो। यानी कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन को घटाना है या बढ़ाना है, ना सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में भी, ठीक है। तो जहां भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होगा, जहां उसको अगर घटाना है या बढ़ाना है, तो सिर्फ सेंटर जो है वो अपने दम पर नहीं कर सकती, स्टेट्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अगला क्या है, अगला एरिया क्या है, अब ये बताइए कि ये सारे प्रावधान किस में दिए हुए हैं, आर्टिकल 368 में। अब सेंटर चाहे तो क्या करेगी कि आर्टिकल 368 को ही बदल दे, क्या भाई जब इसमें ये सारे प्रावधान दिए हैं तो हम क्या करते हैं आर्टिकल 368 की परिभाषा ही बदल देते हैं और वहां ये लिख देते हैं कि स्टेट की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, तो पांचवा एरिया यही है, पांचवा एरिया क्या है, 368, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 की भाषा को भी बदलने के लिए आपको स्टेट्स और यूनियन दोनों मिलकर जब अगर काम करेंगे तभी ये सारा काम हो पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 की अगर आप भाषा बदलना चाहते हैं स्टेट अपने दम पे तो नहीं बदल सकता, स्टेट की मदद से ही बदलेगा। स्टेट की अप्रूवल 50% ऑफ स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर यही तो कहता है कि हम स्टेट्स को भी पावर देंगे और सेंटर को भी पावर देंगे और दोनों को इक्वली पावर दे रहे हैं, कोई इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रावधान बनाए गए स्टेट्स के लिए कि स्टेट्स को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या हम कह नहीं सकते कि इंडिया जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर का पालन कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलिए अभी तक हमने ये जान लिया कि क्या इंडिया जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं। हमने उसमें जितनी उसकी विशेषताएं थी उस पर बात कर ली कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो फेडरल सिस्टम का प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक। उसके बाद हमने जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है इंडिया में, है कि नहीं। शेड्यूल 7 के आधार पर यूनियन लिस्ट बनी है जिस पर सिर्फ सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट बनी है जिस पर स्टेट कानून बनाती है, और रिजिडिटी भी है। रिजिडिटी मतलब सेंटर सिर्फ अपने दम पे चाहे तो कानूनों को बदल नहीं सकती है, ठीक। स्टेट्स की मंजूरी चाहिए ही चाहिए। पर हम
जो है पूर्ण रूप से फेडरल नहीं है। इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, कि एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और भारत किन किन विशेषताओं के आधार पर एक एकात्मक देश प्रणाली वाला देश है, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा आपको पॉइंट बता दें कि जो अमेरिका है वो क्या है भाई, वो फुल फेडरल, ठीक है। अमेरिका क्या है, पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम है यहाँ पे। और इंडिया में हमने देखा कि अभी तो हमने फेडरल जाना है कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, लेकिन इंडिया पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका पूरी तरीके से फेडरल है और इंडिया में कुछ कुछ फेडरल क्वालिटीज हैं, तो वो कौन कौन से अंतर है, एक दो अंतर है, बस जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कैसे ये अंतर है अमेरिकन फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म से कैसे अंतर है। पहली बात तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। जैसे मान लीजिए जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स, ठीक, और ये हो गया आपका यूनियन। अब वहां का जो नागरिक है, अब एक स्टेट का भी नागरिकता उसके पास है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक स्टेट की नागरिकता है और एक फेडरल, यानी कि वो अमेरिका का भी नागरिक, एक स्टेट का भी नागरिक है और एक सेंटर का, मतलब एक तरीके से वो डुअल सिटीजनशिप को निभा रहा है। जैसे मान लिया एक तरीके से मान लिया कैलिफोर्निया है वहां का स्टेट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक कैलिफोर्निया में रहने वाला आदमी जो है, जो इंसान है, उसके पास डुअल सिटीजनशिप है। वो कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है और अमेरिका का भी सिटीजन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए का भी सिटीजन है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप। पर क्या इंडिया में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में क्या आप गुजरात के अलग से नागरिक हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे आप गुजरात के हो, केरल के हो, तमिलनाडु के हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम एक भारतीय हैं, हमारे पास एक सिंगल जो है क्या है, सिटीजनशिप है। उसके बाद आती है कि अमेरिका में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इनका जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इनके स्टेट्स की बाउंड्री को, ठीक, इनकी नाम को, ठीक, इनका एरिया जो हो गया, जो भी हो गया, इनमें कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि जो है आंध्र प्रदेश को छोटा करके तेलंगाना बनाना है, तो उन्होंने बना दिया 2014 में, ठीक है। इस तरीके से अंतर है दोनों में, ठीक है। और एक अंतर और है कि अमेरिका में स्टेट्स के पास भी सुप्रीम कोर्ट है, और वो सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल गवर्नमेंट पास, सेंटर के पास जो सुप्रीम कोर्ट है, उनसे मतलब ये नहीं कि इनके अंडर में वो काम करेगी, ये स्वायत्त हैं, ठीक है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट इनके पास सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने हाई कोर्ट दिया, लेकिन जो हाई कोर्ट है स्टेट्स के पास, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है, ठीक है, उसका जुरिस्डिक्शन के अंदर में काम करता है। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इंडिया जो है वो यूनिटरी सिस्टम में कौन कौन सी यूनिटरी सिस्टम की क्वालिटीज जो इंडिया में पाई जाती हैं, और कैसे भारत एक एकात्मक प्रणाली का मतलब पालन करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचाएं जो अच्छा से अच्छा कंटेंट कम पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कम पैसा क्या, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बस नेट पैक भराइए और फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे से अच्छे कंटेंट पे पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।